चरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है, कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम स्वागतम आने की आपकी जो हमको मिली खबर है। चंदा को जैसे देखने हम तो हुए चकोर हैं, हम तो हुए चकोर हैं। भगवान की नज़र है, उसका यही असर है। भगवान की नज़र है, उसका यही असर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। शांति। वेलकम। शुक्रिया। आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। और भाई और बहनों, आप पवित्र बहन को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र बहन कुवैत से है और बहुत अच्छी सेवाएं, आप बहुत अच्छी स्पीकर भी है। देश विदेश में आपके कार्यक्रम इस वक्त चलते रहते हैं। आप काफी बिजी है और उस व्यस्तता के बीच में भी आज आपने हमें समय दिया है, कि हमारे लिए खुशी की बात है। तो आज आप अपने जीवन की ये जो गाथा है कि कैसे आपका बचपन बीता और कैसे आपको शिव बाबा से परिचय हुआ और जो भी ईश्वरीय सेवाओं में आपके इतने अनुभव है, वो आज आप शेयर करें, ये हमारी आपसे उम्मीद है। तो पवित्रा बहन, और इस सभा में हमारे साथ चंपा बहन जी भी हाजिर है। चंपा बहन, ओके, अभी शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है, बाद में मिलेंगे। तो भले आप शुरू करें। ओम शांति। तो सबसे पहले तो मैं, आप सुन पा रहे हैं? ओके। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आप सभी से मैं पहली बार नहीं मिल रही हूँ। असल में पिछले साल से, लॉकडाउन से ही मैं, आप जो ये चैनल है इसने सच में मेरी बहुत पालना की है असल में। क्योंकि क्या है कि जब लॉकडाउन था पिछले साल, तो जो हमारी जो अरुणा दीदी है, वो जो है लंदन में अटक गई थी और मैं यहाँ पर कुवैत में, असल में मैं इस समय इजिप्ट में हूँ, मिस्र में। तो अभी मैं और ही थोड़ा दूर हूँ आपसे फिजिकल रूप से। तो खैर, उस समय ये चैनल मुझे पता नहीं कैसे शिव स्मृति से ही शायद मिला, ये शिव स्मृति मुझे, और इसने बहुत पालना की। और मुझे ध्यान है हर रोज मैं वेट करती थी, और तभी से मैंने सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं, ये तो कुछ काम की चीज है। क्योंकि क्या है कि जब हम मिडिल ईस्ट में जब मैं आई, तो एक चीज मैंने सीखी कि आपको आपकी पालना खुद ही करनी है। क्योंकि भारत के सेंटर्स पे क्या है कि भाई बहुत सारी बहनें होती हैं और बहुत सारे ऐसे साधन हो सकते हैं। आप कभी इस मीटिंग में जा रहे हैं, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर से, तो बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं टीचर्स की। ये
लेकिन जब हम बाहर आ जाते हैं तो इस प्रकार की पालना, वो संगठन ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको खुद की पालना खुद ही करनी है, और उस लॉकडाउन में तो खास आप सभी से मुलाकात होती रहती थी असल में। और दूसरी चीज, क्योंकि हमारे पास समय कम है और मैं चाहूंगी आप सभी को संक्षिप्त में बता सकूं अपने इस रूहानी यात्रा के बारे में, तो मेरा बैकग्राउंड जो है वह मैं थोड़ा आपको बताऊं कि कॉलेज के दिनों से ही मुझे ध्यान है कि मुझे योगा का बहुत, फिजिकल फिटनेस इस प्रकार से मुझे लगता था। तो जैसे मैंने गुड़गांव में पढ़ाई की है, बीएससी, और उसके बाद एमए भी किया और भी पढ़ाई की। तो जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने देखा कि कोई टीम तैयार हो रही है योगा की। मैंने कहा अरे मैं कैसे पीछे छूट गई, मुझे भी जाना है। मैं वहां पर गई और मैंने कहा कि मुझे भी योगा करना है। तो उन्होंने कहा जरूर आओ। और क्योंकि शुरुआत से ही खुद पे ऐसे ध्यान दिया था स्कूल डेज से ही, तो भाई फिजिकल फिटनेस में आगे बढ़ गए और योगा में नंबर 1 और यूनिवर्सिटी टॉप कर दी। तो मैंने अपने सर से पूछा, मैंने कहा सर ये योगा क्या है। जब हम करते थे योगा तो ऐसे ही डेफिनेशन पूछने के लिए जैसे होता है एक उत्सुकता। तो उन्होंने कहा आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। मैंने कहा वाह, ये तो मुझे करना चाहिए। तो फिर 2 साल बीत गए, पूरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई, हम बनारस भी गए, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल में भी गए, पर शिव बाबा का मुझे कुछ पता नहीं था। पर मैं सोचती थी वो आत्मा परमात्मा मिलन वो सब तो कुछ हुआ नहीं, बस मैं ये फिजिकल एक्सरसाइज कर रही हूँ और कुछ ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। खैर वो दिन बीत गए। और फिर क्या है कि ये सारी बातें मैं इसलिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रही हूँ कि योग का थोड़ा रहता था। और साथ में हमेशा ही मुझे जो चीज आकर्षित करती थी वो थी जो तपस्वी लोग हैं, तपस्वी हैं, कोई पहाड़ों पर है, या स्वामी विवेकानंद हैं, परमहंस योगानंद हैं, या फिर रामकृष्ण परमहंस हैं, या फिर कोई बुद्धिस्ट लामा है, या फिर कोई सेंट है क्रिश्चियन, या कोई नन है क्रिश्चियन। बस उनको देख करके ऐसा लगता था जुड़ गए उनके साथ हम। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू देवता या ये हिंदू कोई जो एक तरह से तपस्वी उनके साथ ही नहीं, हर एक के साथ एक जुड़ाव महसूस होता था। तो इस प्रकार का जीवन था। लेकिन और घर में क्या है कि जो लौकिक घर में 8-10 फैमिलीज में मैं अकेली बहन, और वो भी सबसे छोटी लड़की जो होती है। और हमारे हरियाणा में तो खास लड़कियों के लिए जैसे कि भाई हमारी छोरी टाइप बहुत ऐसे प्यार से लाड़ प्यार, और सबसे छोटी। तो लेकिन फिर भी जो होती है आत्मा की प्यास, तो ऐसे ही जीवन चल रहा था। और फिर मम्मी मुझे बताती है कि बचपन मतलब जब मैं 2 साल की थी, तो क्या है, मम्मी थोड़ा पहले उस समय ज्ञान में चल पड़ी थी असल में, लेकिन सेंटर्स बहुत कम थे। ये 1980 और उस तरह तब की बात मैं आपको बता रही हूँ, 1980 81। तो बहुत कम सेंटर्स थे और थोड़ा बहुत जैसे मम्मी ज्ञान में आई है। और अब वो बाबा बाबा पता नहीं कैसे क्या, तो मम्मी बताती है कि कभी कभी मैं जैसे डांस कर रही हूँ, और छोटा बच्चा 1-2 साल का जो डांस कर रहा है ऐसे, तो मम्मी बोलती थी भाई क्या कर रहे हो तुम। तो मैंने कहा नहीं नहीं बोलो मत, बाबा बाबा मेरे साथ है, इस तरह से मैं कुछ इशारे उनको कर रही हूँ। तो मम्मी बड़ी खुश हो जाती थी, सेंटर पे जाके बताती थी देखो इसको बाबा बाबा कुछ होता है। और उसके बाद फिर एक रात को, चांदनी रात थी, और जैसे 11-12 बजे हैं और मैं 2 साल की, लेकिन सो नहीं रही हूँ, मैं ऐसे आसमान में देख रही हूँ। बाहर सोते थे ऐसे ठंड का जैसे मौसम में, अच्छा ठंडा मौसम, बाहर सोने लायक। तो मम्मी की नींद खुली, मम्मी ने कहा अरे सो नहीं रही। तो मैंने कहा नहीं नहीं वो बाबा आए हुए हैं ना, बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। इस तरह से मैंने कुछ अपनी बात बताई। तो कहीं ना कहीं वो कुछ मन में था, आत्मा में कुछ स्मृतियां थी, शिव स्मृति थी, लेकिन वो मैं बिल्कुल भूल गई कुछ समय बाद। और फिर उसके बाद 15-20 साल के बाद, असल में 20 साल के बाद फिर से जुड़ाव हुआ, और वो था फिर जो कि परमानेंट वाला जुड़ाव था। तो एक दिवाली की रात थी और मैं अपने गुड़गांव में, जब मैं पढ़ती थी सेकेंड ईयर बीएससी पढ़ती थी, और उसके बाद मैं आई हुई थी छुट्टियों में। तो हम ऐसे ही जैसे दिवाली की आपको पता है रात को सभी जाते हैं मिठाई देने के लिए और ये सब।
तो हम जा रहे हैं और मैं भी मम्मी के साथ हूँ। और फिर हमें बाय चांस वही माता मिली जो हमें 20 साल पहले उस सेंटर पर लेकर गई थी। उसने भी शहर बदल लिया था और हमने भी शहर बदल लिया था, और आज हम मिले हैं 20 साल बाद। तो जैसे ही हम मिले, उन्होंने कहा सेंटर पे चलेंगे। तो मम्मी की वही स्मृतियां आई जो कि एकदम, मम्मी ने कहा हाँ जरूर चलते हैं, सेंटर पे कहाँ है। तो 2 मिनट की दूरी पे सेंटर था और हम गए। तो बस वही एक जन्म जैसे कि हो गया। जैसे ही मैंने एंट्री की तो मैंने जो बहनों को देखा, जो सबसे बड़ी बात मुझे एक लगी अंदर से, जो टच हुई दिल को, वो थी उनकी सादगी और उनकी पवित्रता। ऐसा लग रहा था कि अरे यहाँ तो कुछ है, कुछ स्पेशल है यहाँ पे। और ऐसा लगा एक सीक्रेट है इधर, कुछ रहस्य जरूर है यहाँ पे। क्योंकि मैंने देखा लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखी हुई है, मूर्ति नहीं फोटोग्राफ है, और भाई कोई पूजा नहीं कर रहा है उसकी। और बहनें इतनी सफेद साड़ी में इतनी प्यारी लग रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ कनेक्शन, कुछ सीक्रेट है इधर। और बस मैं देख रही हूँ सेंटर में चारों तरफ दिवाली की सजावट है सुंदर सी, और हमें भोग दिया गया। अब आपको पता है भोग का तो शायद कुछ जादू होता ही होगा, शायद जो लोग बताते हैं। मैंने भोग खाया और उसके बाद हम सेंटर से निकले, शायद आधा घंटा बाद। मैंने बाहर निकलने के बाद मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे ना इन जैसा ही बनना है। तो मम्मी ने कहा इतना आसान नहीं है ये सब, क्योंकि मम्मी को थोड़ा आइडिया था 20 साल पहले कि मैं सेंटर पे जाती थी, मम्मी जाती थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैंने बाबा का कोर्स करने से पहले ही, इस ज्ञान को जानने से पहले ही अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि ऐसा ही बनना है। तो भाई वो दिन बीत गए और फिर मैं वापस, छुट्टियां खत्म हो गई दिवाली की और मैं वापस चली गई। लेकिन हॉस्टल में हर दिन मुझे वो बाबा का ज्योति बिंदु कास्केट याद आ रहा है, और मैं वहां से दीदियों को फोन कर रही हूँ। अब क्यों फोन कर रही हूँ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता आत्मा परमात्मा शिव बाबा सृष्टि चक्र संगम युग, नो। लेकिन कुछ है जो मुझे खींच रहा है। मैंने कहा दीदी वो मुझे बहुत याद आ रही है, पता नहीं। दीदी कहती है अच्छा ठीक है, याद तो आ रही है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा अभी, हाँ फिर आके कोर्स करना। ओके दीदी ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर से छुट्टियां हुई और फिर से मैंने कोर्स किया। फिर से मतलब मैं वापस आई और सेंटर पे जाना शुरू किया कोर्स करने के लिए। जैसे मैं कोर्स कर रही हूँ, अब पता नहीं मुझे समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, आई डोंट नो। लेकिन जैसे ही मैं कोर्स करके सेंटर से बाहर निकलती थी, आंसुओं की धारा बहती रहती थी। मुझे लगा ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है मुझे पता नहीं। और हर रोज ऐसा होता है, कोर्स कर रही हूँ और मुझे कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम पढ़े लिखे नहीं है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर सवाल करना नहीं जानते हैं, लेकिन कोई सवाल आ नहीं रहा है। 5,000 साल, हाँ 5,000 साल, अच्छा इससे ज्यादा ओके वो भी मंजूर था, इससे कम वो भी मंजूर था। हर चीज सच्ची है, यही सच्ची है, एकदम वो बैठता गया मन में। और ये सब हुआ और उसके बाद कोर्स हुआ, सब कुछ हुआ, बाबा पर निश्चय बैठा, तो वो एक BK लाइफ की सुंदर शुरुआत हुई। सेंटर पे जा, मतलब वापस सेंटर पे कोर्स किया, वापस हॉस्टल में गए, तो वहां पर भी जैसे होता है ना, बाबा के बच्चों को नए नए को सबको ज्ञान सुना रहे हैं। सब कह रही है इसको कुछ हो गया क्या, ये हो क्या गया इसको, छुट्टियों में वापस आ रही है तो वो नहीं रही जो थी, जो गई थी वो नहीं है, ये कोई और है। लेकिन बस अभी लग रहा था कि सच्चाई यही है। अब कितनी ज्ञान की गहराई अंदर है वो तो नहीं पता, बस ऐसा लगता था सच्ची, ये सच्ची बात है, ये सबको बतानी चाहिए। तो बताते रहते हैं, बताते जा रहे हैं, फिर बार बार में बस इंतजार रहता था कब वापस आए, छुट्टियां हो, सेंटर पे जाएं, क्योंकि गुड़गांव में ऐसे हॉस्टल से निकल कर जाना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत लिमिटेड हमें 1-2 घंटे मिलते थे और उसमें हम नहीं जा पाते थे सेंटर पे। खैर ये सारी बातें बीतती गई और उसके बाद जो जीवन में एक जो घटना घटी, जिसने जिसने की इंस्पायर किया, प्रेरणा दी कि हमें समर्पित ही होना चाहिए, वो तो एक बोल दिया था हमें इन जैसा बनना है, लेकिन जिसने सचमुच में एक जैसे कि ना अंदर कुछ किया, तो वो बात है कि हम
बाबा उस समय आपको याद होगा जब बाबा का ट्रांसमिशन मधुबन से आता था, लेकिन सिर्फ ऑडियो आता था, एक समय ऐसा था सिर्फ ऑडियो आता था। तो वो जब आ रहा है ऑडियो तो मैं सेंटर पे हूँ और उस समय बाबा ने शिवरात्रि की मुरली चलाई और बाबा टीचर्स से बात कर रहे थे। बाबा टीचर्स की इतनी महिमा किए जा रहे हैं, बहुत महिमा किए जा रहे हैं। मैंने कहा अरे मेरे पास तो पूरा चांस है टीचर बनने का, कोई बंधन नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं है, मम्मी भी ज्ञान में चलती है साथ साथ में, तो शायद कोई बंधन नहीं होना चाहिए मुझे। ओके, जो चाचा ताऊ जैसे बाबा बोलते हैं ना, ये विस्तार जो है चाचा ताऊ काका मामा चाचा, इनका कुछ हो सकता है, लेकिन जो क्लोज फैमिली है कुछ होना नहीं चाहिए। मुझे तो टीचर ही बनना चाहिए, मुझे ऐसा ही बनना चाहिए जो मुझे एक मेरा एम है। तो बस उसके बाद फिर बस उस लक्ष्य को साथ में रखते हुए और फिर एक बार, जैसे उसके पहले भी एक घटना घटी, जैसे मधुबन खैर गई मैं, लेकिन मधुबन जाने से पहले की एक दो बातें मैं बताना चाहूंगी। जैसे ORC का फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा था, तो भाई हम तो जैसे कुमारियां हैं ना, कुमारियों को थोड़ी कोई टीचर्स की तरह आगे रखता है कहीं भी, बस कहीं भी हम पीछे पीछे पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं हम, पूरी भीड़ लगी हुई है और बहुत पूरा दिल्ली वहां पे आया हुआ है। और सामने स्टेज पर तीनों दादियां हैं, जगदीश भाई जी हैं। उस समय मैंने उनको पहली और आखिरी बार देखा था, पहली और आखिरी बार मैं उनको देख रही हूँ, चारों को सामने देखा, और भी बहुत सारे हमारे सीनियर्स थे, और मैंने देखा है और फिर मैं रो रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या हो रहा है मुझे। तो मुझे ना एक तरीके से एक फीलिंग आई कि आगे पीछे बैठने से कुछ नहीं होता है, देखो मुझे तो इतने प्यार का अनुभव दूर बैठे बैठे हुए हो रहा है। तो वो कनेक्शन फैमिली से जुड़ता गया और सेंटर पे कहीं ना कहीं फिर कोर्स किया और जाना भी हुआ बाद में। लेकिन जो पहली मधुबन की जो एक विजिट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, और उसने भी एक प्रकार से छाप छोड़ी बहुत ज्यादा। मधुबन गई फर्स्ट टाइम और बाबा से मिलने के लिए। वो 25 नवंबर की एक मीटिंग थी, दिल्ली का टर्न था, हम पहुंचे सुबह के 4 बजे। ट्रेन जो है वो रुकती है सुबह के 4 बजे। जैसे उतरे हैं, उतरते ही लग रहा था स्टेशन से ही, वो शांतिवन तो हम बाद में पहुंचेंगे, स्टेशन पे जैसे ही कदम रखा है बस अच्छा ये मधुबन है, अच्छा ये वही भूमि है जहाँ भगवान आते हैं। बस ऐसा लगा जैसे वहीं से मैंने उड़ना शुरू किया, मैंने चलना नहीं शुरू किया, उड़ना शुरू किया। और बस मधुबन पहुंचे शांतिवन में। जैसे 4-5 बजे तक तो अंधेरा ही था, नवंबर का महीना है, थोड़ा अंधेरा है। हमने सामान रखा, तैयार हुए, सभी लोग थोड़ा रेस्ट करने के लिए थोड़ा लेट गए क्योंकि रात भर का सफर था। मैं और मेरी एक फ्रेंड थी, हमने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं सो सकते, सो के टाइम वेस्ट नहीं करना हमें अपना। हम तो बस निकल लिए बाहर। क्या है ये, जैसे जैसे रोशनी होती जा रही है तो वो बाबा की जो पहाड़ी है ना, ओम शांति ऐसा लिखा हुआ शांतिवन में, वो दिखाई दी। वो इतना प्यारा शांतिवन कॉम्प्लेक्स, वो उसके वाइब्रेशंस, और बस ऐसा लगा यही लाइफ है। और उसके बाद फिर एक बार और भी लगता था कि देखो संसार के किसी भी मनुष्य को बाहर इसका नहीं पता कि अलग एक संसार चल रहा है अंदर। तो ऐसे ही अपना यो जैसा भी हमारा मन था, बस सोच सोच के ऐसे लगता था कि बस यही है यही है। और उसके बाद फिर बाबा के कमरे में भी जाकर के एक दो बातें मैंने बोली बाबा को, क्योंकि उस समय घर में थोड़ा सा कुछ एक जैसे शादी की इस तरह की बातें भी शुरू हो गई थी, लेकिन ज्यादा स्ट्रांगली नहीं। फिर भी मैंने बाबा को जाकर के एक बात बोली, मैंने कहा बाबा थैंक यू, सब कुछ होने से पहले मैं यहाँ पर आ गई, कोई भी चीज पक्का आया इस प्रकार के बंधन में बंधने से पहले अब मुझे आपका ही बन के रहना है। तो ये मेरा एक सीक्रेट प्रॉमिस बाबा से हुआ, और वो कनेक्शन सदा ही एक प्रकार से जुटा रहता। और शुरुआत से ही मेरी धारणाओं में एक बात पर मैंने ध्यान दिया, अमृत वेला पर, क्योंकि बचपन से ही मम्मी हमें उठा देती थी बहुत जल्दी, और हमें लगता था हमारी मम्मी ना बहुत खराब है। मैं सोचती थी ऐसी बात, हाँ, क्योंकि सोने नहीं दे रही है, ऐसी कैसी मम्मी है ये। हम स्कूल में जाते हैं, बच्चे बोलते हैं हम तो ना आज 7 बजे उठे। मैंने कहा 7 बजे, हमें तो ध्यान ही नहीं
कि हम जब उठे हैं और कभी रोशनी हो बाहर, हम तो अंधेरे में उठा देती है मम्मी हमें, और फिर बोलती थी बस उठ के ना कुछ करो मत, चाहे बस तुम बैठ जाओ पर सो मत इस समय। ये ज्ञान से पहले की बातचीत है, मतलब उस समय मम्मी को, क्योंकि उनके पेरेंट्स से उनको वही मिला, लेकिन उस चीज ने हमें बचा के रखा। और फिर हॉस्टल में गए, वहां पे वो चीज काम आई, स्कूल में भी हॉस्टल, कॉलेज में भी हॉस्टल, और अभी भी हॉस्टल, अभी बाबा का हॉस्टल। और फिर जब, और उस समय भी ऐसा लगता था दिन भर मैं इंतजार कर रही हूँ कब सुबह के 4 बजे, पूरा दिन मुझे इंतजार है अमृत वेले का। तो बाबा कहते हैं ना बचपन के दिन भुला न देना, तो वो मैं बचपन की यादों की गलियों में अभी आपको लेके जा रही हूँ। तो वो सारी चीजें होती रही, और फिर कोर्स सब हो, जैसे कि मैंने कहा ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग की, टीचर्स ट्रेनिंग की, और फिर आशा दीदी से मुलाकात हुई। तो जैसे अभी मैं लाइफ को आगे थोड़ा बढ़ा रही हूँ अपने शॉर्टकट में, तो आशा दीदी जो ORC वाले हैं, तो आपको पता है टीचर्स ट्रेनिंग के वो मेन हमेशा होते हैं, और हमारे दिल्ली के तो मेन टीचर हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, वो हमारे सेंटर पे आए। तो हमारी दीदियों ने खास मुझे बुलाया कि दीदी इस कन्या से भी मिलो आप थोड़ा, ये अभी भी नई नई ज्ञान में चली है और इस तरह से। तो भाई आशा दीदी मिली, और आशा दीदी ने मुझे एक बात बोली। आशा दीदी ने देख, अच्छा आपने क्या पढ़ाई की है? मैंने कहा दीदी मैंने बस साइंस ग्रेजुएशन और उसके बाद MA इंग्लिश किया है, बस उसके बाद तो कुछ नहीं ऐसा मैं कर रही, बस मैं अभी तो करने का इरादा नहीं है कुछ भी। दीदी ने कहा नहीं आप ना जर्नलिज्म करो। अब भाई जर्नलिज्म अचानक यूं ही, मतलब आप पहले आपने साइंस पढ़ी, फिर आपने इंग्लिश पढ़ी, अभी आप जर्नलिज्म पढ़ो। अब क्योंकि बाबा के घर से डायरेक्शन है तो ना तो करना नहीं है। ओके दीदी ठीक है करेंगे, सोच तो लिया, हाँ तो कर लिया, अब करना कैसे है, कहाँ एडमिशन है, कैसे करना है नहीं पता, बस थॉट है मन में, और वो भी कैसे बाबा सच करता है। तो ऐसे ही लाइफ चल रही है, और मैं एक बार ऐसे बैठी हुई हूँ घर में, शाम का वक्त है, और लाइट चली गई, जनरेटर भी बंद हो गया। तो होता है ना कि जैसे कईयों की आदत होती है, वैसे पढ़ाई नहीं करेंगे जब लाइट होगी, जैसे लाइट जाएगी मोमबत्ती में पढ़ाई करेंगे जरूर, हाँ ऐसे ही थोड़ा। तो मैंने भी ऐसे ही एक अखबार उठाया, मोमबत्ती में मैंने पढ़ना शुरू किया कि कौन सा फटा हुआ अखबार रखा है यहाँ पे। उस अखबार में मोमबत्ती की लाइट में मैं पढ़ रही हूँ, जर्नलिज्म की कोई एड थी कि जर्नलिज्म है हिसार में, ऐसे एक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, आप सब जानते होंगे, GJU, और वहाँ पे कोर्स है ये वो। मैंने फटाफट मम्मी को दिखाया, मम्मी ये करना है, दीदी ने कहा था। मम्मी ने कहा ठीक है, तो पूरा वो भी हो गया, जर्नलिज्म भी हो गई। अब हमें कोई रिपोर्टर तो बनना नहीं है ना, लेकिन बस कर ली। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि सच में हर चीज का एक मतलब होता है, कि हर एक चीज में जो ड्रामा में जो घट रही होती है उसका एक मकसद है, उसका एक कारण है। और वो मैं आपको भी क्लियर करूंगी क्यों मैं ऐसे बात बता रही हूँ। तो जब ये सब जर्नलिज्म चल रहा था, तो 2 महीने का ऐसा समय था जब मेरा रिजल्ट आने वाला था जर्नलिज्म का, और तो कुछ दिनों के लिए मैं एक स्कूल में जाती थी, ऐसे हमारे को जान पहचान वाले थे, उन्होंने कहा आप थोड़ा सा आओ, थोड़ा बच्चों के साथ समय बिताओ। मैंने कहा ठीक है, ऐसे नौकरी नहीं बट ऐसे ही मैं वहां जाती थी। तो आपको पता है जब बाबा के बच्चे ज्ञान में चलते हैं तो उनको कुछ और तो सुनाना होता नहीं है। अब जैसे ही प्रिंसिपल इधर उधर जाते, मेरा ज्ञान सुनाना शुरू हो जाता था बच्चों को। अब दरवाजा बंद करके, हाँ क्लासरूम का दरवाजा बंद करके, और मैं ब्लैक बोर्ड पर सीढ़ी का चित्र बना रही हूँ, या फिर शिव बाबा बिंदु ऐसे ऐसे, और सारे बच्चे, आपको पता है पेरेंट्स का असर नहीं पड़ता, टीचर्स का असर पड़ता है, सारे बच्चे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। और उसके बाद मैंने कहा बाबा को यहाँ पे इमेजिन करो, बाबा ऐसे ऐसे आपको किरणें दे रहे हैं, सारे बच्चे ऐसे। और उसके बाद बहुत सारे पेरेंट्स का जैसे रिपोर्ट आई, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, कि आपके यहाँ पे कोई टीचर है जो शिव बाबा सिखाती है ऐसे ऐसे। खैर लेकिन आज भी उसमें से कुछ बच्चे हैं जो बड़े बच्चे तो नहीं रहे, बड़े हो गए, और वो आज भी बताते हैं कि कैसे वो शिव बाबा से हमारा कनेक्शन है। अभी वो भी कोर्स कर लिया बहुतों ने, और
खैर ये सारी बातें थोड़ा सा आपको बतानी थी, लेकिन क्योंकि जर्नलिज्म किया था और टीचर्स ट्रेनिंग ये सब तैयार थे, हम हो गए, जैसे कि बाबा की सेवा के लिए रेडी हैं, तो उसी समय ओम शांति स्टूडियो दिल्ली बना था, जहाँ पे शिवानी बहन ये सारे प्रोग्राम्स आप जानते हैं। तो शिवानी बहन उस समय ही, कुछ समय पहले ही यूआरसी में आई थी पूना से, और ये सब घटनाएं साथ साथ चल रही थी। तो जैसे ही स्टूडियो खुला था, उसके 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि वहां पे बीकेस भी चाहिए, सब चाहिए, तो शिवानी दीदी का फोन आया हमारे पास। दीदी ने कहा आपने तो जर्नलिज्म किया है ना, तो आओ थोड़ा स्टूडियो में सेवा करो। तो देखो ये है कनेक्शन, हमें नहीं पता स्टूडियो बनने वाला है या कुछ होने वाला है। शिवानी दीदी ने कहा, तो मैंने कहा दीदी पर मैं 1 हफ्ते के लिए आऊंगी, हाँ 1 हफ्ते के लिए मैं देखूंगी ऐसे से। तो दीदी ने कहा 1 हफ्ते के लिए आओ। और आपको पता है यही सिस्टम है बाबा का, 1 हफ्ते के लिए गए, 5 साल वहां पे रही। और वहां पे जाने के बाद एक अलग अलग चैप्टर लाइफ का शुरू हुआ। अलग चैप्टर किस लिए मैं कह रही हूँ कि एक तो सारे के सारे नॉन बीकेज हैं उस स्टूडियो में, क्योंकि सारे के सारे जो भी सभी भाई लोग जो भी एडिटिंग कर रहे हैं, एवरीबडी इज अ नॉन बीके, शिवानी दीदी और मेरे सिवाय, हम दोनों के सिवाय सारे नॉन बीकेज है। लेकिन और उसके पहले उन लोगों का अनुभव ऐसा रह चुका था, कुछ उनको ऐसा, किस प्रकार से हमें जो ट्रीटमेंट मिलती थी, जैसे वो हम दोनों को देखते थे थोड़ा नेगेटिव ही सोचते थे, ये बीकेस पता नहीं खुद को समझते क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पहले बीकेस के साथ यही अनुभव रहा कि भाई होता है ना, कई बार हम जोश जोश में होश को खो देते हैं, और जैसे नॉन बीकेस के साथ आते हैं, कहते नहीं थोड़ा दूर बैठो हमसे, अरे अच्छा प्याज और दूर बैठ के खाओ हमसे, हमें स्मेल आ रही है। तो इस प्रकार के उनको एक्सपीरियंस हो चुके थे। मैं और दीदी आए तो हमें भी ऐसे ही देखे, अरे कौन लोग हैं ये। खैर धीरे 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 प्यार से आपको पता है, फिर शिवानी दीदी की अपनी क्वालिटीज हैं, और उसके बाद फिर ऐसी भी एक स्थिति आई कि उन सब ने मुरली सुननी शुरू की। हर रोज स्टूडियो में सुबह मुरली होती थी। और शिवानी बहन की बात चली है तो मैं कनुप्रिया की बात भी यहाँ पे कहना चाहूंगी। और कल ही उन्होंने शरीर छोड़ा है, आप सभी को मैसेज मिला होगा। तो जो अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के जो प्रोग्राम शुरू हुए थे, तो जब वो शुरू हुए तो भाई अब स्टूडियो में हम हैं, तो ऐसा नहीं कि हम वो सोफिस्टिकेटेड ऑफिस में बैठ के कुछ लिखने वाले ऐसी कोई जॉब है हमारी, हम तो कुछ भी बोलेंगे। अब मुझे ध्यान है स्टूडियो में हम झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, हम वॉइस ओवर भी कर रहे हैं, हम कुछ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो हम स्क्रिप्ट राइटिंग भी कर रहे हैं, और हम खिचड़ी भी बना रहे हैं। जब स्टूडियो में कोई शूटिंग है तो खिचड़ी बनाने का सबसे एक अच्छी ड्यूटी मेरी थी। उधर शिवानी दीदी और कनुप्रिया जी की शूटिंग चल रही है, अब उनको लंच भी तो देना है ना, तो बस क्या बन सकता है, एक छोटी सी किचन में हम जल्दी से बनाते थे और हम सब मिलके खाते थे, और वो भी बहुत प्यारे दिन थे। तो शिवानी दीदी से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और कनुप्रिया की भी मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी उस आत्मा के बारे में भी, कि मुझे ही सौभाग्य मिला उनको पहली बार मधुबन लेकर जाने का। और वहां पर जब बाबा से मिले थे हम, तो उस दिन होली थी, होली के दिन बाबा आए थे। और कनुप्रिया कहती है देखो बाबा का कितना प्यार है मुझसे ना, मुझे होली पर बाबा ने बुलाया है, होली मेरा सबसे फेवरेट त्योहार है। और हम क्योंकि बहुत आगे थे, बैठे हुए थे, और बाबा ने जब पिचकारी से रंग चलाया, रंग छोड़ा तो हम सब पे, और वो इतनी खुश हुई, कहती है मैं इन कपड़ों को कभी नहीं धोऊंगी अभी, है ना। इस तरीके से बहुत इमोशनल, बहुत प्यार और बहुत सहयोगी, बहुत दयालु, इस प्रकार की वो आत्मा थी। खैर उनका भी बहुत स्पेशल पार्ट रहा। और शिवानी दीदी के साथ तो खैर वो भी बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके साथ मैंने देखा ज्ञान की क्लैरिटी क्या होती है, स्पष्टता। ऐसा नहीं सुनाने में स्पष्टता नहीं, अंदर इतना स्पष्ट है उनको ज्ञान कि कुछ भी एकदम क्लियर। आप आत्मा हो ना, बस फिर शरीर का क्या, ऐसे बिल्कुल एकदम एकदम क्लियर। और एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ता उनके अंदर हमने देखी
कि बहुत बहुत बार ऐसे केसेस हुए कि हमें रात भर शूटिंग करनी पड़ रही है, या फिर नॉट शूटिंग बट कई बार हमें एडिटिंग करनी पड़ रही है, जैसे अगले दिन ही टेप जानी है एडिट हो करके। तो जो रवि भाई हैं वो बोलते हैं शिवानी दीदी को, बहन आप जाओ, आपका कोई काम नहीं इधर, अभी आप जाओ, हम सभी हैं इधर। शिवानी दीदी बोलती थी नहीं नहीं नहीं, इस तरह से हम काम नहीं करते, हम सभी साथ में ही हैं, चाहे कोई काम नहीं उनका, लेकिन नहीं, मॉरल सपोर्ट के लिए सबके साथ बैठना है। और आप सोचो ये कोई आसान बात नहीं है एक बीकेएस के लिए कि भाई आप सुबह 3 बजे उठे हो, पूरा दिन आप सेवा पर हो, फिर पूरी रात भी आप जग रहे हो, आप 24 घंटे से ज्यादा आपको हो गए हैं, लेकिन नहीं, वो दृढ़ता जो है इनमें जो हमने देखी, स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग, और जितनी स्ट्रॉन्ग उतनी ही सरलता, दोनों चीजें एकदम साथ साथ। तो वो भी एक फेज था जो कि बहुत बहुत जिससे सीखने को मिला। और मुझे ध्यान है कि जब स्टूडियो के 5 साल पूरे हो रहे थे, मतलब मेरे 5 साल और स्टूडियो के भी 5 साल, तो हर रोज मैं जब अपने शहर बहादुरगढ़ से दिल्ली जाती थी, 45 मिनट्स की बस की यात्रा थी और आना और जाना, तो वो मेरा बहुत अच्छा समय होता था। मैं रोज बाबा से बातचीत करती थी उस समय कि बाबा मुझे इधर ही रहना है कि कहीं और जाना है, ऐसे पता नहीं क्यों ये थॉट आ रहा है, बाबा मुझे इधर ही रहना है कहीं और जाना है, ओके बाबा जहां भी आप भेजो शायद जाना होगा। इस तरह से बातचीत चलती रहती थी बाबा से। और पुरुषार्थ भी पूरा जोर था, क्योंकि उस समय मैं घर से जाती थी, किन्हीं कारणों से मैं सेंटर से घर आई थी, तो मैंने मन में ये दृढ़ता अपनाई हुई थी, मेरा पुरुषार्थ किसी भी सेंटर वालों से कम नहीं करना। मुझे ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को माया आ गई, ये हो गया, नहीं, मुझे अपने पुरुषार्थ को हाँ आगे लेके जाना है उनसे बेशक, लेकिन कम नहीं करना। तो वो मैंने खुद को, अपने आप को उस प्रकार से, जैसे भी, जैसे मैंने कहा, खुद की खुद ही पालना करना। और शिवानी दीदी को मैं बहुत बार बोलती थी स्टूडियो में, मैंने कहा दीदी देखो कितना लोग जा रहे हैं, भट्टियां कर रहे हैं, टीचर्स भट्टी चल रही है, और मैं तो स्टूडियो में हूँ। अब मैं तो टीचर के टाइप से जा नहीं पा रही हूँ ना, टीचर्स ट्रेन जो भी है भट्टी में। तो दीदी ने मुझे बहुत अच्छी बात बोली जो मैं हमेशा याद रखने की कोशिश करती हूँ। दीदी बोलती है अच्छा वो भट्टी की उन्होंने, हाँ भट्टी की उन्होंने, वो सुना, वो सुना उन्होंने, वो सुना, बहुत सारी क्लासेस सुनी उन्होंने वहां पे, उन्होंने सुनी, आप करो, समझ रहे हैं ना आप, सुन लिया तो बहुत ना, अभी आप करो, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर धीरे 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 धीरे, जैसे स्टूडियो से, जैसे मैंने कहा कि शायद एक नया पार्ट शुरू होने वाला था, बस वहां से फिर उसके बाद दीदी का भी थोड़ा और बाहर जाना इस प्रकार से शुरू हुआ, स्टूडियो में थोड़ा कम, और फिर मुझे भी कि शायद कुछ अलग करना है, शायद कुछ अलग होने वाला है। और उसी समय जब मैं ये सब सोचती रहती थी, स्टूडियो में अरुणा दीदी की एंट्री हुई ना। अरुणा दीदी को तो आपने सुना कुछ समय पहले। तो अरुणा दीदी आई, और भाई अरुणा दीदी ने आकर के कुछ मिनटों के बाद ही, हम कुछ मिनट से ही हमारी मुलाकात हुई है, और हम तो भाई सबसे मिलते हैं जो आ रहे हैं वहां पे, सभी बड़े बड़े महारथी आते हैं शूटिंग के लिए। तो जयंती दीदी बहुत बार आए, और सुदेश दीदी, और जिसका भी नाम लो आप, सभी आ चुके वहां पे, क्योंकि वो एक ही स्टूडियो था उस समय। तो जब अरुणा दीदी आए तो दीदी ने कहा अच्छा आप कुवैत चलोगे मेरे साथ। तो मैं सच आपको बता रही हूँ, मेरे मन में बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल नहीं जाना, मैं बाहर से ऐसे कि हाँ हाँ दीदी चलूंगी चलूंगी, हाँ ऐसे ही, यूं ही, मतलब इस फॉर्मेलिटी जैसे। तो मैंने कहा दीदी चलूंगी। थोड़ी देर बाद मैंने देखा दीदी तो जयंती दीदी से बात कर रही है मेरे बारे में। मैंने कहा अरे ये तो बहुत सीरियस है, ये दीदी तो बहुत सीरियस है भाई। तो उसके बाद दीदी ने कहा आपका पासपोर्ट है। मैंने कहा नहीं दीदी, ऐसे ही। मैंने कहा चलो शुक्र है बच गए ऐसे। खैर वो सब भी हुआ, और पासपोर्ट भी बना, और सब ये सारी बातें हुई। और फिर कुवैत के जब जाने की बात आई, वीजा की बात आई, तो वीजा तो रिजेक्ट हो गया। मुस्लिम देशों में आना इतना आसान नहीं है ना, दुबई में जाना बहुत आसान है। दुबई और कुवैत और सऊदी में बहुत अंतर है। दुबई में तो आपको पता ऑनलाइन वीजा मिल जाता है, लेकिन कुवैत में आना
बहुत मुश्किल, रिजेक्ट हो गया। किस कारण से आपको पता है? अनमैरिड, वो भी एक फीमेल, नहीं चाहिए भाई, तो रिजेक्ट। और मैं स्टूडियो भी जाना बंद कर चुकी हूँ। फिर मैंने कहा बाबा मतलब मुझे ना स्टूडियो ना मैं वहां जा रही हूँ, मुझे करना क्या है? फिर से शिवानी दीदी का फोन आया, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वेट करो, कुछ होने वाला है, मुझे पता है। मैंने कहा ओके ओके बाबा, आपका यही इशारा है। और उसके बाद फिर कुछ समय बाद अरुणा दीदी का फोन आया, मैसेज आया कि आपका वीजा तो बना है लेकिन कुवैत का नहीं, बहरीन का। उस देश का मैंने नाम ही नहीं सुन रखा है, वहां का मेरा वीजा बना है। मैंने कहा अच्छा दीदी, ठीक है। दीदी कहती है मेरा लक्ष्य है आपको पहले भारत से बाहर निकालूं मैं, फिर आपसे मैं सुलटूंगी जरा, पहले आप बाहर निकलो। फिर दीदी ने, जैसे भी हम बहरीन में गए, वहां पर पहली बार जैसे विदेश में, वो भी मुस्लिम कंट्री में। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि शुरुआत से ही मैं ना कभी भी जब एक जनरल बातचीत में ना हमेशा मैं भगवान को बोलती थी, ओ अल्लाह अल्लाह। मेरा भतीजा मुझे बोलता, बुआ आप मुस्लिम हो क्या? मैंने कहा इससे क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी बोल सकते भगवान को तो हम। और ना तो मेरी कोई फ्रेंड मुस्लिम है, ना कोई मेरे आसपास कोई मुस्लिम है, बट मैं अल्लाह अल्लाह ऐसे करती रहती थी शायद कोई कनेक्शन होगा। फिर जब वहां पर आए बहरीन में, तो एक अलग अलग माहौल, अलग कल्चर, अलग सब कुछ, वो भी 1 महीना कुछ सीखने का मिला। और फिर 1 महीने बाद वीजा बना कुवैत का। पर यहाँ पे मैं एक घटना बताऊंगी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम समर्पित बुद्धि होते हैं तो बाबा फिर हमेशा ही हमारे साथ होते हैं। तो जैसे ही वीजा बना वहां का, दीदी ने कहा ठीक है आप आओ, लेकिन मुझे लगता है कि आप ना बहरीन में ही रह जाओ, क्योंकि बहरीन, देखो बहरीन मेडिटेशन सेंटर रजिस्टर्ड है, वहाँ पे बहुत अच्छी सेवाएं चल रही हैं, हिंदी वाले भी हैं। और कुवैत में तो एक भी हिंदी का नहीं है, वो सच बोल रही थी, असल में कुछ भी नहीं, यहाँ पे सेवाओं का ना नहीं है ज्यादा, आप ना वहीं पे रह जाओ। अब आपको पता है कि पिछले 2-3 महीने से मैं कुवैत कुवैत सोच रही हूँ, और अचानक मुझे पता चल रहा है कि आप ना बहरीन में ही रह जाओ। तो मैंने मैं शांत एकदम, मैंने कहा अच्छा दीदी। और फिर दीदी ने कहा नहीं आप ना सोचो, सोच के मुझे बताना शाम तक, ओके। मैंने कहा दीदी ठीक है। अब मैं बाबा के सामने जाकर बैठी, और बाबा मुझे क्या करना चाहिए अब आप ही बताओ, अब अपना जीवन तो भी आपका है ना, हमारा तो है नहीं। तो बस जो बाबा ने प्रेरणा दी, मैंने दीदी को ईमेल लिखा, मैंने कहा दीदी आप मुझे लेकर आए, आपको जहां लगता है आप वहीं पे रखो, बहरीन बहरीन। और मुझे ध्यान है जैसे ही दीदी ने कहा बहरीन में रह जाओ, अगले 1 घंटे में मेरा दिमाग बिल्कुल बदल चुका था। अब मैं बहरीन को, अच्छा यहाँ पे मैं रहूंगी, ओके फिर ऐसा करूंगी, वो सब चेंज कर लिया था मैंने अचानक 1 मिनट में, 1 घंटे में, सॉरी, हाँ सब कुछ चेंज। और अब दीदी को मैंने ईमेल भेज दिया, ओके दीदी आई एम रेडी टू स्टे इन बहरीन, आपकी मर्जी जो आपको करना है। अब दीदी का दिल भी बहुत ऐसा सॉफ्ट है असल में तो दीदी को लगा अरे अच्छा इसने तो हाँ कर दी शायद। अब दीदी ने फिर ईमेल भेजा दादी जानकी को। अब दीदी को ऐसा लगता है कि जब तक वो भी अपने सीनियर से क्लियर ना हो तो कोई डिसीजन ना हो किसी के जीवन का। तो दीदी दादी को भेजा, और दादी का जवाब आया अगर उसको आप कुवैत के लिए लाए हो उसको वहीं पे लेके जाओ। अब मैं तो बहरीन के लिए तैयार थी, मैं तो पूरी रात भर बहरीन वाली हो गई थी एक ही रात में। अगले दिन दीदी का मैसेज आया, नहीं आपको कुवैत में ही आना है, ओके। अब कुवैत आना, मैं पहुंची थी कुवैत में 8 फरवरी 2011, अभी 11 साल होने को आए। और जब मैं वहां पे पहुंची तो अब बहरीन तो फिर भी एक तरीके से ना इंडियन लोग आ रहे हैं और इस तरह से अलग है। कुवैत अब है सच में विदेश में जैसे आप आए हो। अब जब पहुंचे हैं, कुवैती लोगों का अलग स्वभाव है, अलग सभ्यता है, अलग उनका अपना भाई गुरूर है थोड़ा सा, बहुत अमीर हैं और इस प्रकार से अलग, सब कुछ अलग। अब दीदी भी हर बात में मुझे बता रही है, समझा रही है, और ऐसा लगता है हर पल ना हमें एकदम अलर्ट, सच में आर्मी वाली फीलिंग आ रही थी। हर बात में आप अलर्ट हो, हमें नहीं पता किसी से कैसे बात करनी है, कोई आ रहा है सेंटर पे
एकदम अलग माहौल, एकदम अलग। और सेंटर पे जैसे मैंने बताया, भारतीय सेंटर्स पे हमें आदत है कि भाई कैसे ज्ञान सुनाना है, और मैंने ज्ञान सुना रखा है किसको? जो गांव की माताएं, राइट, उन इन सबको हमने ज्ञान सुना रखा है। चलो हमारे शहर में किसी वीआईपी को ज्ञान सुना दिया, लेकिन कोई ऐसे खास इस तरह के वीआईपी नहीं, बस छोटा मोटा हम भी खुश वो भी खुश, बस बस इस प्रकार से हल्केपन में। लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो एक दूसरे लेवल पे है सब कुछ। तो फिर भी खैर बाबा ने बुलाया है, 2-3 महीने का वीजा है, ठीक है, चलते रहे। फिर दीदी ने मुझे एक बार कहा, देखो मैं कोर्स करवा रही हूँ, आप पीछे बैठ के और सुनो मैं कैसे कोर्स करवा रही हूँ। मैंने कहा दीदी ठीक है। हाँ, दीदी कोर्स करवा रही है और भाई मैं बैठ के सुन रही हूँ पीछे। वो दिन मेरे लिए बहुत डरावना दिन था। कोर्स करवाने का तरीका अलग है, हम तो कैसे करवाते हैं, आप एक टेबल है, चलो भाई सामने बैठो भैया, ये आत्मा ये परमात्मा, और वहां पे तो बोर्ड लगा रखा है, एक ऑफिशियल सी ड्रेस आपने पहनी हुई है, और लोग बैठने वाले लोग कैसे हैं, कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश है, कोई कुवैती है, कोई लेबनीज है, कोई ग्रीक है, एक ही क्लास में इतने सारे ऐसे लोग और सारे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। और मैंने कोर्स करवा रखा है गांव की माताओं को, और ये लोग, दीदी कहती है सुनो ध्यान से कोर्स। फिर मैंने सुनते 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 मैं लिखती जा रही हूँ दीदी क्या बोल रही है, लेकिन लास्ट में मैंने कहा ओके, इससे यही मैसेज मिलता है बाबा जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस भागना है मुझे। यहाँ पे मुश्किल है रह पाना, क्योंकि इतना मुश्किल सब कुछ, ऐसे लोगों से सवाल जवाब, और वो लोग सवाल पूछते हैं तो पता नहीं कौन से लेवल के क्या सवाल जो समझ में भी नहीं आएंगे मुझे। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा सिंपल सा दिमाग यहाँ के लिए नहीं है, मुझे भागना है। लेकिन बाबा की तो और ही कुछ मर्जी थी। धीरे धीरे चलता रहा 3 महीने का वीजा खत्म हुआ, उसको एक्सटेंड करवाने के लिए मुझे दुबई देश को एग्जिट करके दुबई आई, मैं वापस भी फिर गई और चलता रहा, और फिर धीरे धीरे एडजस्टमेंट हुई। फिर दीदी ने एक दिन कहा बस अभी आपको कोर्स करवाना शुरू करना है। इस दौरान इंडियन से तो बहुत कोर्सेज चालू हो गए और वो सारा थोड़ा सा लोग आने लग गए, वो भी एक सेवाएं चलती रही साथ साथ में। हिंदी मुरली वहां पे नहीं होती थी और अंग्रेज हम हैं नहीं, तो भाई अब इंग्लिश मुरली एक अलग चीज है ना, अब हिंदी वाला हमें तो टेस्ट है। लेकिन फिर भी वहां जाकर के वो भी सारी चीजें सीखी, कैसे क्या। अब इंग्लिश एमए इंग्लिश करना एक अलग चीज है, बट इंग्लिश कम्युनिटी में रह के आप बातचीत करेंगे वो एक टोटली अलग चीज होती है। खैर एक मैं अगर अपने एक शब्द में आपको बोलूं, एक लाइन में, तो सार यही है कि हर दिन बाबा हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकाल रहा है बाहर, और डीप जाना है आपको, और कुछ करना है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने ही ये इच्छा रखी थी बाबा के सामने। जब वो जर्नी करती थी 45 मिनट्स की, तो मैं बाबा को बोलती थी, बाबा, एक दिन मैंने बाबा को बोल दिया, मुझे क्या पता बाबा सुन रहे थे, हाँ मैंने बोल दिया बाबा को, मैंने कहा बाबा मुझे ना ऐसी बहन के पास रहना है जिससे मैं बहुत कुछ सीख सकूं, बहुत कुछ। अब मैंने कहा जैसे कि जयंती दीदी, फिर मैंने कहा नहीं बाबा जयंती दीदी थोड़ा ज्यादा हो गया, ओके कोई दूसरा। हाँ बाबा से मेरी बातचीत चली, यार बाबा थोड़ा कोई और ऐसा ही कोई। और मुझे अरुणा दीदी मिली जो जयंती दीदी के साथ रह चुकी और जानकी दादी के साथ, तो डबल डोज मिला मुझे दोनों का। हमें दोनों की जो पालना उनको मिली वो हमें मिली पिछले 10 सालों से, तो वो भी एक बहुत बड़ा भाग्य। इसलिए मैंने कहा ना कि हर चीज कनेक्टेड है आपस में। आपने जर्नलिज्म किया है इसलिए आप स्टूडियो में बुलाए गए, स्टूडियो में आप इसलिए हम अरुणा दीदी से मुलाकात हुई और फिर ऐसे आना हुआ। और फिर तो कुवैत में तो जैसे मैंने कहा हर दिन एक अलग स्टोरी है, हर दिन एक, जैसे शिवानी दीदी जब आए थे उस समय भी बहुत मुस्लिम कंट्रीज की अलग अलग कहानियां होती हैं, हर दिन एक अनसर्टन। अब जब दीदी भी आए थे शिवानी दीदी वहां पर, तो भी बहुत सारी ऐसे अड़चने आई, बाधाएं आई, और हारमनी हाउस जो सेंटर है वो बिल्कुल फेमस हो गया पूरे कुवैत में,
गलत कारणों से, बाबा ने कहा ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम न हुआ, बस नाम बहुत हो गया हमारा। अच्छा, ये हार्मनी हाउस है। खैर इस तरह से बातें हुई और फिर खैर अभी मैं थोड़ा सा आपको लॉकडाउन का बता दूं, क्योंकि हमारे पास समय भी है, मैं टाइम पे खत्म करना चाहूंगी कि आप फिक्र मत करिए, आपका दूसरा सेशन होना ही है, इसलिए नहीं आप आराम से ही सुनाइए। नहीं आराम से सुना रही हूँ। खैर तो क्या है कि जब हम जैसे लॉकडाउन जब हुआ, तो लॉकडाउन से पहले खैर क्या, अब जैसे मैंने कहा, दीदी दीदी तो हमें पुश कर धक्का लगाती रहती, कहती है हमेशा क्या है, मैं आप लोगों को धक्का लगाती रहती हूँ जब देखो। मैं कहा दीदी लगाओ ना, इसलिए तो हम हैं, आप लगाओ, हम लगता जाएगा, हम बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से लाइफ चलती है हर दिन। तो दीदी ने फिर मुझे कहा आपको ना ड्राइविंग सीखनी चाहिए। तो फिर वैसे ना जैसे कि जब हम नहीं करना चाहते हैं तो सुना अनसुना कर देते हैं, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा, अरे कुछ नहीं है, क्या सीखना ड्राइविंग। अब इंडिया में तो आपको पता है ना, बहन एक फोन करेंगी 10 भाई गाड़ी लेके आ जाएंगे, तो भाई अपने को तो है नहीं ऐसी आदत। लेकिन फिर से दीदी ने कहा एक बार, मैंने कहा ओहो, फिर दीदी ने थोड़ा सा सख्त रूप से बोला, मैंने कहा ओहो, फिर डर के भागते ना, फिर हम करना लग जाते हैं। फिर मैंने उनको कहा ओके दीदी, फिर वो ड्राइविंग सीखनी शुरू की। जैसे मैं मन में बोलती थी, अरे जो चीज मुझे 20 साल की उम्र में सीखनी चाहिए थी, अभी मैं 40 के में सीख रही हूँ, क्या है बाबा ये सब कुछ। ओके नो प्रॉब्लम, सीख रहे हैं फिर भी। फिर ओके ड्राइविंग सीख रहे हैं। जैसे मैंने कहा हर चीज का एक मतलब है इस ड्रामा में। तो जब लॉकडाउन हुआ, एक स्थिति ऐसी आई कि कोई भी हमारे जो सेंटर का एरिया है कुवैत में, वहां पर कोई भी बाहर का नहीं आ सकता, इसी कॉलोनी के लोग ही बस आ सकते हैं। हर कॉलोनी का इंसान वहीं पे घूम सकता है, और दूसरे कॉलोनी में जाना तो सख्त मना है, बहुत ज्यादा पुलिस का पहरा। और उस समय सेंटर पे मैं हूँ और मेरी लौकिक माता जी हैं, क्योंकि वो उस समय आई थी मुझे कवर करने के लिए। मुझे मधुबन जाना था, तो मधुबन जाना तो कैंसिल हो गया क्योंकि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तो मदर वहीं पे रुक गई और एक भाई और एक बहन, हम 4 लोग सेंटर पे, और कोई भी स्टूडेंट सेंटर पे आ नहीं सकता है। और उस दौरान वो ड्राइविंग काम में आई। अब मैं जा करके खाना लेके आ रही हूँ, सब्जियां लेके आ रही हूँ, और उन तीनों में से किसी को भी निकलना अलाउड नहीं है बाहर, और बाहर से कोई भी स्टूडेंट का आना अलाउड नहीं है, किसी का भी, इतना पहरा सख्त। तो वो चीज सच में मुझे ये लगता है कि बाबा ने कैसे हमें ट्रेन किया, अपने कंफर्ट जोन से निकाला बाहर। और वही है कि जो भी चीजें हमें बताते हैं बाबा, या फिर हमें एक डायरेक्शन मिलती है किसी निमित्त के द्वारा, तो वो चीज भी मैंने एक लाइफ में हमेशा ही पक्की की है कि बेशक हमें वो चीज अच्छी नहीं लग रही है जो ऊपर से आई है, हमें बड़ों ने बताई है, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो बस हमें हाँ करनी है, हमें हाँ करना ही है। तो इस प्रकार से। और फिर अभी जब इजिप्ट आने की बात हुई, तो आपको पता है इजिप्ट जो है वो और ही एक सख्त टाइप का देश है। इस प्रकार से बहुत पुरानी सभ्यता है, मिस्र के पिरामिड्स हम स्कूलों में पढ़ते थे। तो बिल्कुल जब हम यहाँ पे मैं आई हूँ तो मुझे लगा जैसे इंडिया, दिल्ली में आ गई क्या, इतनी भीड़, इतना सब कुछ। लेकिन खैर पहले भी 2012 में एक बार मैं आई थी, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ट्रिप, ऑफिशियल ट्रिप है। तो अब जब मैं आई तो आने से पहले दीदी ने मुझे दिसंबर में कहा, पहले उनका आने का था, दीदी ने कहा नहीं आपको जाना है। जैसे दीदी ने कहा जाना है, उसके आधे मिनट बाद ही जैसे मैंने मैसेज सुना, पढ़ा, मैंने कहा ओके आई विल गो। पर जाके किससे बात करनी है, कैसे मुलाकात होनी है, यहाँ पे कोई बीकेज नहीं है, पर कुछ नहीं पता है। जो भेजने वाला है, बाबा भेजने वाला है, उसने प्रबंध भी किया हुआ होगा। तो बस हमें निश्चिंत होके जाना है ना। और वैसे भी जब मुझे ध्यान है, जब हम बहरीन में, जब मैं थी कुवैत आने से पहले, तो हमारी जो जयंती दीदी है उन्होंने मुझे कहा पवित्र आप जा रहे हो कुवैत में, है आपको पता है वो एक मुस्लिम कंट्री है, और वहां पर अगर आपको
अगर उनको लग रहा है कि आप बिल्कुल खराब हो और आप खिलाफत बोल रहे हो, कुछ खिलाफ बोल रहे हो, तो आपको पता है वो मार भी सकते हैं, वो लीगल है वहां पे। तो मुझे दीदी थोड़ा डरा भी रही थी, थोड़ा तैयार भी कर रही थी। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है ये तो, हम मरेंगे भगवान के नाम पे, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब उस मेंटेलिटी से हम हैं बिल्कुल आराम से। तो जब यहाँ पे जब हम आए तो बाबा है, पता है सब कुछ, तैयारी कर रखी है उस बाबा ने हमारे लिए। तो यहाँ पर जब आई हूँ तो एक अलग चैप्टर लाइफ का शुरू हुआ है। और ही जो भाषा भी नहीं आती है, कोई जो काम कर, जैसे रेनोवेशन चल रहा है अभी सेंटर पे ना, यहाँ पे जो बाबा का घर है, यहाँ पे नया घर बन रहा है या फिर अंदर से कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो जो लोग आते हैं ना तो वो मेरी भाषा जानते हैं ना मैं उनकी भाषा जानती हूँ, बस स्माइल से बातचीत होती है, बस स्माइल। और वो भी खुश, मैं भी खुश, काम हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ ठग रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बस उनको एक चीज बोलनी आती है, सिस्टर सिस्टर। मुझे आता है, मैं ब्रदर भी नहीं बोलती, भैया भैया। वो समझ गए अभी कि भैया मतलब ब्रदर ही होगा। तो बहुत एक तरीके से ना, जब हमने एक चीज और जो कि सीखी है इस ज्ञान मार्ग में, कि सबसे बड़ा आपका जो गहना है वो है हमारा सरल स्वभाव। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चीजों को, इतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस सरलता से, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आराम से, प्यार से, दया से। और बाबा को सामने रख के, अपने स्वाभिमान में रह के, अपने स्वमान में रह के जब हम पेश आते हैं लोगों के साथ, तो फिर कुछ मुश्किलें नहीं आती। तो इसीलिए अभी बाबा का यहाँ पे कार्य चल रहा है, और आज ही जाने की बात हो रही थी, तो लेकिन अभी भी शायद और कुछ 1-2 महीना और रुकना है इधर। तो अभी ये कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी मुझे। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। मैंने शुरू से लेके आपको, मैं कुवैत से बचपन से लेके यहाँ तक मैं ले आई हूँ। हाँ, पूरी जर्नी हो गई अभी। मोटे मोटे शब्दों में। सवाल का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन क्या कहूँ कि आपने तो हंसाया भी और आश्चर्यचकित भी किया, बहुत सारी बातों से परिचित भी करवाया। और कैसे ये जो सेवाएं हैं खासकर मुस्लिम देशों में वो रिस्की भी है, और बहनें अपनी जान के जोखिम पर खेल करके सेवाएं करती है। और पवित्र बहन, इसीलिए तो भक्ति मार्ग में भगत लोग भी तो आपको रिटर्न दे रहे हैं ना। भगत लोग भी अपनी जान पर खेल करके आप देवियों के दर्शन को जाते हैं, रिटर्न है। वर्तमान संगम युग में बहनों ने जो ये रिस्क लिया है, उसके रिटर्न में भक्ति मार्ग में भगत लोग भी पहाड़ों पर जाकर रिस्क लेकर के देवियों के दर्शन करके अपने को धन्य धन्य अनुभव करते हैं। तो बहुत आनंद आया आपको सुन करके। लेकिन आपसे एक प्रॉमिस भी लेंगे कि अभी विस्तार से एक दूसरा सेशन आपका होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत शॉर्टकट में जाना पड़ा, गाड़ी को 140 की स्पीड पे दौड़ाना पड़ा। तो एक भले आपकी डेट अनुकूलता की हम लेंगे और इसमें बहुत विस्तार से और गहराई में, ताकि दुनिया वालों को पता पड़े, भले ब्राह्मण आत्माओं को भी और दुनिया को भी, कि कैसे ये बहनें विश्व में कोने कोने में जाकर के सेवाएं प्रदान कर रही है, कितनी चैलेंजेस होती है। तो उसका हम चाहेंगे थोड़ा विस्तार हम सभी को मिले। हमारे साथ आदरणीय चंपा बहन जी है, और आपने पहले ही बात कह दी कि हमसे परिचय आपका पहली बार नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा कुछ डिटेल बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। चंपा बहन, तो आप भी 2 शब्द कहे पवित्रा बहन के बारे में। देखो नाम ही बड़ा सुंदर है। नाम ही पवित्रता बहन है, तो आपको देख के ही लगता है कि आप वो पवित्रता की देवी है। और आपने जिन शब्दों में आपका अनुभव सुनाया, इतनी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सरलता से सुनाया, तो बहुत ही अच्छा लगा। और बाद में भी दोबारा भी सुनेंगे। मिनेश भाई को आप टाइम देंगे? जरूर जरूर। और फिर इंडिया में आओ तो बड़ौदा में हमारे पास जरूर आना है। जरूर आना है। तो बहुत बहनों का, तो मुस्लिम कंट्री की तो बहुत बहनों का अनुभव सुना, और आपका भी, आपने जो बड़ी बड़ी बातें एकदम छोटी करके सुनाई,
वो महानता है। और वो भी हरियाणवी स्टाइल में, हाँ टिपिकल हरियाणवी स्टाइल है हाँ पवित्रा बहन की, एकदम टिपिकल हरियाणवी स्टाइल। हाँ, क्योंकि मैं बहुत जानता हूँ हरियाणवी को, तो वो एकदम वो फ्लो है उनके पास, तो उसका बड़ा मजा होता है हरियाणवी स्टाइल का। तो बोले वो ये छोरी छोरी, तो वो पूरा ओरिजिनल स्टाइल है, वहाँ का है। तो बहुत अच्छा लगा। और क्या कहे, वो अल्लाह की बात भी आपकी बड़ी मुझे अच्छी लगी। तो आपकी जो पीछे फोटो है वो भी हटके है, और क्योंकि वहाँ डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा का फोटो नहीं रख सकते, मुझे नहीं पता नहीं है, नहीं नहीं वहाँ निराकार का ही रखा जाता है। तो मैं वो देख रहा था शुरू से ही कि आपके वो फोटो बिल्कुल अलग से बनी हुई है। अगर आपके पास हो कॉपी तो मुझे व्हाट्सएप से जरूर आप वो कॉपी भेज दें। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आपने तो हमें यूट्यूब से ढूंढ लिया, लेकिन हमने आप ढूंढने में मेहनत हुई है। आप इतने जल्दी हमें नहीं मिले, क्योंकि पर्दे के पीछे इस तरह से है आप, तो वो तो लंबी दास्तान है कैसे हमने पकड़ा। फिर ज्योतिका बहन और ज्योति बहन को बोला, ज्योति बहन ने ज्योतिका बहन को बोला, तो लंबा सफर तय करके हम आपके पास पहुंचे हैं। तो शुक्रिया शिव बाबा का कि आखिर पहुंचा ही दिया। और आपका वो अल्लाह का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा कि बचपन से ही, और देखो अल्लाह ने फिर अल्लाह के ही उन देशों में अल्लाह के बंदों के पास, अल्लाह के बंदों के पास अल्लाह से मिलाने के लिए आपको खुदाई खिदमतगार बना के पहुंचा दिया है। तो चलिए, अब मैं तो यही कहूंगा, अल्लाह को ही याद करते हैं कुछ पल के लिए। ठीक है, ओके, चलिए। तो अल्लाह की उस बंदगी में ये दो साल के थे तब बाबा बाबा बोल रहे थे। हाँ जी, तो वो भी बड़े होने के बाद पता नहीं कौन बाबा, ऐसा याद ही नहीं रहता था। बाबा लेकिन बाबा माना पहले बाबा के ही थे, और भी ये नए जन्म में इसमें छोटी उम्र में भी बाबा के बन गए, विघ्न बन गए जी। तो अल्लाह तो बोल रहे थे, लेकिन बाबा बाबा तो 2 साल से बोल रहे थे। ठीक है, आज अल्लाह की याद में बैठते हैं। चलिए। हाँ जी। और रमजान का महीना चल रहा है, और आपको बताऊं अभी कितने बजे हैं यहाँ पे, 6:27। अभी रोजा खुला है। शाम का। तो हम भी एकदम रमजान का मजा ले लेते हैं। चलिए। जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, जो भी बुरा भला है अल्लाह जानता है, बंदे के दिल में क्या है अल्लाह जानता है। ये फर्शो वर्श क्या है अल्लाह जानता है, ये फर्शो वर्श क्या है अल्लाह जानता है, पर्दों में क्या छिपा है अल्लाह जानता है। जाकर जहाँ से कोई वापस नहीं है आता, जाकर
नेकी बदी को अपनी कितना ही तू छिपाए, नेकी बदी को अपनी कितना ही तू छिपाए। अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है। ओम शांति। शांति। Thank you. शुक्रिया बहुत बहुत।